प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज 12th क्लास ज्योग्राफी के लेसन 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसमें हम मानव भूगोल की वृद्धि एवं विकास के बारे में जानेंगे, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि मानव भूगोल की वृद्धि कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ और इसका विकास किस प्रकार से हुआ तथा विभिन्न भूगोलवेताओं ने किस प्रकार से इसके विकास में अपना योगदान दिया है। मानव भूगोल के इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा है बच्चों आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में अगर हम देखें तो थेल्स एवं एनेक्जिमेंडर ने ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व जलवायु एवं वनस्पति के मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया। क्योंकि हम मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं, मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है और क्या प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, और इन्हीं चीजों का वर्णन किसने किया था? थेल्स एवं एनेक्जिमेंडर ने ईसा से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। इट मीन्स बच्चों, मानव भूगोल की जड़ें बहुत गहरी हैं, यानी जैसे ही भूगोल का विकास हुआ, भूगोल की शुरुआत हुई, उसके साथ साथ भूगोल की दोनों ही शाखाओं के ऊपर भूगोलवेताओं ने कार्य किया है, या हम कह सकते हैं कि विद्वानों ने कार्य किया है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों के ही प्रमाण हमें बहुत ही प्राचीन काल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हिप्पोक्रेट्स ने 420 ईस्वी पूर्व अपनी पुस्तक में पवन, जल एवं स्थान के प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए एशिया एवं यूरोप के मनुष्यों की तुलना की थी कि यूरोप के और एशिया के दोनों के ही मनुष्यों में समानता है या दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और अगर अलग हैं तो इसके ऊपर प्रभाव बच्चों किसका पड़ता है? पवन, जल और स्थान का, लोकेशन का, यानी कुल मिलाकर उसके भौतिक पर्यावरण का प्रभाव मनुष्यों के ऊपर भी पड़ता है। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व अरस्तु, जिसको इंग्लिश में हम अरिस्टोटल कहेंगे, तो अरस्तु महोदय ने भी अपनी पुस्तक में यूरोप एवं एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए बताया कि ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर लेकिन विचारों में कमजोर होते हैं। क्या बताया उन्होंने? कि ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं वो बहादुर होते हैं लेकिन विचारों में कमजोर होते हैं। इसी प्रकार से स्ट्रेबो एवं टोल्मी तथा अन्य भूगोलवेताओं ने भी भौतिक पर्यावरण के मनुष्य पर प्रभाव का वर्णन किया है। अब आता है मध्यकाल। मध्यकाल में क्लूवेरियस ने 17वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक विश्व भूगोल यानी यूनिवर्सल ज्योग्राफी में विश्व के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया। लेकिन मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वारेनियस ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सामान्य भूगोल यानी ज्योग्राफिया जनरलिसिस में गणितीय भूगोल एवं मानव भूगोल का वर्णन किया था। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या आती है कि प्रथम बार वारेनियस ने भूगोल को गणितीय भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोलों में बांटा था। यहाँ से मानव भूगोल की एक अलग शाखा के रूप में शुरुआत हो जाती है, लेकिन यहाँ तक मानव भूगोल का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था या इसके बारे में अलग से स्टडी नहीं की जाती थी। फिर आया आधुनिक काल, और आधुनिक काल यानी 18वीं और 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा कार्य हुआ मानव भूगोल के विकास पर, और इसीलिए यहाँ तक के यानी प्राचीन काल और मध्यकाल तक के जो मानव भूगोल है उसको हम मानव भूगोल कहेंगे, लेकिन जो 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल की शुरुआत हुई उसे हम कहेंगे आधुनिक मानव भूगोल, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आधुनिक मानव भूगोल का ही वर्णन हम अपने इस लेसन के अंदर एक तरह से कर रहे हैं। और 18वीं शताब्दी में आधुनिक मानव भूगोल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा की गई थी। इनमें प्रमुख हैं कांट, रीटर, हम्बोल्ट, रिस्टोफन और रेडजल। इन सभी ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे मानव भूगोल पर। फ्रांस में रेकलस, विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रूंस, डिमांजिया, फेब्रे,
इन सभी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल पर अनेक ग्रंथ लिखे और मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अमेरिका में कुमारी सैम्पुल, हंटिंगटन, बोमेन और सावर प्रमुख थे जिन्होंने मानव भूगोल पर कार्य किया। तो बच्चों, आप जान चुके होंगे कि मानव भूगोल और आधुनिक मानव भूगोल में क्या अंतर है। मानव भूगोल प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक के जो विषय है उसको हम मानव भूगोल कहेंगे, और जब इसका विकास आधुनिक युग में हुआ है तो उसे हम आधुनिक मानव भूगोल कहते हैं। और आधुनिक मानव भूगोल में सबसे ज़्यादा विकास का जो श्रेय जाता है वह है फ्रेडरिक रेडजेल को। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी, और हिंदी में इसका अर्थ होता है नृभूगोल यानी मानव भूगोल। बच्चों, इन्होंने इस पुस्तक के अंदर प्रकृति के या भौतिक पर्यावरण के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभावों का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना एक पौधे के ऊपरी तने से हो सकती है। कारण क्या है इसका? कि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं, यानी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, और शाखाएं तने पर ही अवलंबित होती हैं। मानवीय प्रकृति अपना मस्तक आकाश में चाहे जितना क्यों न उठा ले, तथापि मनुष्य के पैर धरती पर ही टिके रहेंगे तथा धूल को धूल के रूप में ही परिवर्तित हो उसमें विलीन होना पड़ेगा। अर्थ क्या है कि जैसे एक चिड़िया स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ सकती है, ऐसे मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं हो सकता, बल्कि चिड़िया की तरह ना होकर उसे एक पेड़ के तने के रूप में उन्होंने माना है कि पेड़ के तने की कितनी ही शाखाएं क्यों ना फूट जाएं, यानी मनुष्य कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ है? पृथ्वी पर ही हैं। ऐसे ही मनुष्य के पैर कहाँ टिके हुए हैं? पृथ्वी पर ही टिके हैं, और वह चाहे कितनी ही तकनीकी विकास क्यों ना कर ले, उसको एक दिन धूल बनकर धूल में ही, मिट्टी में ही मिल जाना है। यानी प्रकृति क्या है? मनुष्य से जुड़ी हुई है, मनुष्य प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकता। अब हम जानेंगे कि मानव भूगोल में क्या क्या अवस्थाएं आई हैं। किसी के भी जीवन की हम बात करते हैं, चाहे हम मनुष्य जीवन की बात करें, तो मनुष्य के जीवन में भी बच्चों अनेक अवस्थाएं आती हैं, जैसे कि बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, और प्रत्येक अवस्था के उसके अपने कुछ विशेष कार्य होते हैं। ऐसे ही प्रारंभ से लेकर और वर्तमान समय तक मानव भूगोल में कौन कौन सी अवस्थाएं आई हैं, और उन अवस्थाओं के अंदर, उन पीरियड्स के अंदर मानव भूगोल के अंदर भूगोलवेताओं ने क्या क्या कार्य किए हैं, आइए जानते हैं एक तालिका के माध्यम से। अभी आपको बताया था कि मानव भूगोल यानी आधुनिक मानव भूगोल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 18वीं शताब्दी से हुई थी। और बच्चों, इसी समय यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आने से अनेक उद्योगों में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, और तैयार माल को बेचने के लिए अलग अलग स्थानों की खोज की गई, और इसी कारण से भूगोल के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। उस समय को हम क्या कहेंगे? उपनिवेश काल। तो उपनिवेश काल के अंदर मानव भूगोल में प्रथम जो कार्य किया वह था अन्वेषण और विवरण, जिसके अंदर की अनेक साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने व्यापारिक रुचियों के लिए नए नए नक्षत्रों की खोज की और नए नए नक्षत्रों के अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। नक्षत्रों का विश्व विज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। इसके बाद जो दूसरी अवस्था आई है वह भी उपनिवेश युग है। उसके अंदर कार्य किया गया प्रादेशिक विश्लेषण का। इसके अंदर प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग होते हैं, अतः भागों की संपूर्ण समझ पूरी पृथ्वी को समझने में सहायता करेगी। यानी कि पूरी पृथ्वी को अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में बांटकर उसका संपूर्ण अध्ययन किया गया। मानव भूगोल की तीसरी अवस्था है अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। बच्चों, अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ
1939 से यानी 1939 से 1945 के बीच में, और इसी अवधि के बीच में मानव भूगोल में जो कार्य किया गया वह था अक्षेत्रीय विभेदन। इसमें फोकस किया किसी भी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर कि किसी भी प्रदेश में क्या खास बात है, क्या विशेष चीज़ है, और यह समझने पर कि कैसे और क्यों यह प्रदेश अन्य प्रदेशों से भिन्न है। इस बात का यानी भेद किए गए, अंतर बताया गया, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से भिन्न है। 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के अंत तक यह मानव भूगोल की चौथी अवस्था थी। इसमें मुख्य रूप से अक्षेत्रीय संगठन पर कार्य किया गया। इस समय कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग द्वारा विशिष्ट भौतिकी के नियमों का प्राय मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में अनुप्रयोग किया जाता था। यह प्रावस्था मात्रात्मक क्रांति कहलाई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मात्रात्मक क्रांति के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल में या भूगोल में कब आई, तो 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्रण योग्य प्रारूपों की पहचान करना था। यानी मुख्य रूप से इसमें जितने भी कार्य किए उसमें भौतिकी के नियमों, मानचित्रों और कंप्यूटरों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। अब आती है मानव भूगोल की पांचवी प्रावस्था। इसमें 1970 के दशक का समय है जिसमें कि मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। बच्चों, मात्रात्मक क्रांति से भूगोलवेताओं में असंतोष उत्पन्न हुआ और उनका मानना था कि मात्रात्मक क्रांति अमानवीय भूगोल के तरफ हमें लेके जा रही है। यानी हम भूगोल का जो मानव भूगोल का खासकर जो मेन केंद्र है, मुख्य बिंदु है मानव, उससे हम कहीं दूर चले गए। और इसी कारण से 1970 के दशक में मानव भूगोल में 3 नई विचारधाराएं पैदा हुई। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इसके बाद आया 1990 का दशक। यह भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें वृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। इसका अर्थ है बच्चों कि मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी तीनों ही विचारधाराओं से मानव भूगोल पर तो काम हुआ, लेकिन इससे जो भी निर्णय निकले या जो भी निष्कर्ष हुए उसे प्रत्येक मानव पर लागू किया गया। लेकिन असल में अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थानीय वातावरण से जुड़ा हुआ है और उसका वहाँ की जो जलवायु है या पर्यावरण है उसका एक अलग विशेष महत्व होता है और उसके ऊपर वह जो पूरे विश्व का निर्णय था वह लागू नहीं होता। तो यह था भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। तो बच्चों, आपने जाना कि मानव भूगोल की वृद्धि, विकास और इसका जन्म किस प्रकार से हुआ। साथ ही मानव भूगोल में कौन कौन सी प्रावस्थाएं आई, किस प्रावस्था में किस प्रकार के कार्य किए गए, उनके बारे में आपने अभी विस्तार पूर्वक जाना। और इस लेसन के अंदर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये हम अपनी आने वाली वीडियो में जानेंगे। मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिए देखिए हमारी आने वाली वीडियो और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। धन्यवाद।